चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस या कारक लागतों की बात की थी। उसका कारण ये था कि मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय आय को आकलित करने में जब हम मॉनेटरी वैल्यूएशन करते हैं, मौद्रिक कैलकुलेशन करते हैं, तो मॉनेटरी कैलकुलेशन में दो तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आता है फैक्टर कॉस्ट का, अर्थात कारक लागतों का, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है मार्केट प्राइस का या बाजार मूल्य का। अब देखिए, अभी तक मैंने आपको नेशनल इनकम पढ़ाते समय, राष्ट्रीय आय की गणना वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ाते समय आपको बताया कि नेशनल इनकम को समझने के लिए दो आयाम हैं। पहला है क्षेत्रफल, दूसरी जनसंख्या। और जब हम क्षेत्रफल को आधार बनाते हैं तब हमारे सामने जीडीपी तथा एनडीपी के कॉन्सेप्ट आते हैं। वहीं जब हम जनसंख्या को आधार बनाते हैं तब हमारे सामने जीएनपी तथा एनएनपी के कॉन्सेप्ट आते हैं। तो जीएनपी तथा एनएनपी के कॉन्सेप्ट तथा जीडीपी तथा एनडीपी के जो कॉन्सेप्ट हैं, यह कॉन्सेप्ट क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर तो हो गए। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि हर जगह हमें मॉनेटरी वैल्यूएशन करना है ताकि हम पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय विकास में, आर्थिक समृद्धि में या आर्थिक कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई या घट, इसी तरह से अन्य देशों के साथ जो तुलना है वो की जा सके। अब ये जो मूल्यांकन है, मूल्य का आकलन है, ये दो आधारों पर होता है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि आप लोगों ने शायद ध्यान ना दिया हो, बीच बीच में डीजल तथा पेट्रोल के मूल्य की बात होती है। और जब ये मूल्य की बात होती है तब बहुत सारे लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि इस राज्य सरकार ने इतना ज़्यादा टैक्स लगाया, इसके कारण इसका पेट्रोल का या डीजल का मूल्य इतना ज़्यादा है। उसी तरह से इस राज्य सरकार ने इतने कम डीजल पेट्रोल का मूल्य लगाया, इसलिए इसका मूल्य इतना ज़्यादा है या इतना कम है। यानी कि टैक्सेशन का भी प्रभाव पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ वीकर सेक्शन के लोगों को सरकार, या कहें कि गरीबी रेखा से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, उनको सरकार बहुत कम कीमतों पर अनाज व अन्य वस्तुएं उपलब्ध करवाती है, जिसको हम कहते हैं सब्सिडाइज फॉर्म में, या सब्सिडी उपलब्ध करवाती है। यानी कि बाज़ार में जो मूल्य हैं वस्तुओं के, उसमें सब्सिडी का प्रभाव पड़ता है और टैक्सेस का प्रभाव पड़ता है, यानी कि करों का प्रभाव पड़ता है। करों के प्रभाव में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कर दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे टैक्सेशन जब आप पढ़ेंगे तब ये चीज़ें फिर आएंगी। पहले तो मैं डिफाइन कर देता हूँ टैक्स। तो टैक्स एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है, एक कंपलसरी, एक ऐसा भुगतान है, या फिर कहें कि एक ऐसी भरपाई है जो कि नागरिकों द्वारा शासन को की जाती है तथा जिसके बदले शासन कुछ भी देने को बाध्य नहीं। अर्थात आप कभी गवर्नमेंट को, मोदी जी को या मामा जी को ये नहीं बोल सकते कि हमने इतना टैक्स दिया है तो हमें इतनी सड़क दी जाए, या हमारा अधिकार ज़्यादा है क्योंकि हमने ज़्यादा टैक्स दिया है। टैक्स के बदले में आप गवर्नमेंट से कुछ भी बाय लीगल या फिर कानूनी रूप से मांग नहीं कर सकते। हाँ, दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं कि भैया आप लोग कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट हैं तो आपको ये काम करना चाहिए। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है। तो टैक्स क्या है? एक अनिवार्य भुगतान है जो नागरिकों द्वारा सरकार को किया जाता है। इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स जिस पर लगाया और टैक्स जिसने भुगतान किया, अगर ये दोनों एक ही व्यक्ति है या एक ही संस्था है तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स। उदाहरण के लिए इनकम टैक्स। आनंद मास्टर ने साल भर में कितना कमाया, इससे तय हो जाएगा कि आनंद मास्टर ये टैक्स, इनकम टैक्स कितना देगा। ये डायरेक्ट टैक्स है, अर्थात जिस पर लगाया उसी से वसूल किया। दूसरी तरफ कुछ इस प्रकार के टैक्स हैं कि जिससे वसूल कर रहे हैं और जिस पे लगा रहे हैं वो अलग अलग है। जैसे कि आपने कोर्स परचेस किया तो XYZ रुपये का कोर्स है और उस पर 18% GST है। तो ये जो GST है ये अंतिम रूप से देने किसकी है, ये लगाई किस पर है? ये आनंद सुपरटेंडेंट पर लगाई गई है, गवर्नमेंट द्वारा किसी भी संस्था पर लगाएगी। परंतु वो संस्था क्या कर रही है, ये जो टैक्स है ये आप पर ट्रांसफ़र कर दे रही है। अर्थात आपने अगर 1000 रुपये की टेस्ट सीरीज़ खरीदी प्रीलिम्स की, या 2500 रुपये में मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज़ खरीदी, तो उस पर आपको 18% GST और देना है। ये GST हमने आपसे वसूल किया, उसको कलेक्ट किया, और चूंकि ये ऑनलाइन है, आपको देना है, मुझे भी दिखाना है, तो यहाँ से उठा के सीधे GST डिपार्टमेंट को दिया। यानी कि GST एक ऐसा कर हो गया जो कि इनडायरेक्ट टैक्स, और दूसरी तरफ वहीं डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स। अब आप लोगों की इनकम क्या है, इससे आनंद सुपरटेंडेंट पर खरीदे गए कोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका कोई भी डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आप में से हो सकता है कि किसी के पिताजी 10 लाख कमाते हों, किसी के पिताजी 2 लाख कमाते हों, परंतु दोनों के लिए ही टेस्ट सीरीज़ का मूल्य कितना हो गया, 1180 रुपये। 1000 रुपये फिल्म्स की टेस्ट सीरीज़ का और 18% GST। क्लियर हुआ? 1180 रुपये हो गया।
डायरेक्ट टैक्स का सीधा असर नहीं है। अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स अर्थात जीएसटी। मान लीजिए कि गवर्नमेंट को पता लगा कि देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एजुकेशन को जीएसटी के बाहर से जीएसटी माफ़ है, परंतु कोचिंग इंडस्ट्रीज़ या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या बाकी इस तरह की संस्थाएं वो कोचिंग के दायरे में। इसका मतलब है कि अल्टीमेटली जो भी आप सर्विसेज देते हैं उसमें टैक्सेशन आपको देना है, और वो इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि आपको देना है। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भैया कोविड सिचुएशन चल रही है, तो हम अगले 1 वर्ष तक या 2 वर्ष तक 18% जीएसटी की जगह 9% जीएसटी ले लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी तथा स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी 50-50% कर दिया, 9% हो गई। तो अब आपको कितना देना है, 1000 रुपये संस्थान को देना है और 9% देना है, यानी कि 1090 रुपये ही देना है आपको। यानी कि अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस घटाएंगे तो बाज़ार मूल्य कम होगा और बढ़ाएंगे तो बाज़ार मूल्य बढ़ेगा। मान लो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं 18% की जगह 180% लगाते हैं, तब क्या होगा, 1000 रुपये इधर देने हैं और उसके बाद 1800 रुपये टैक्स देने। तब आपको फिल्म्स के टैक्स सीरीज के लिए देने पड़ेंगे कितने, 2800 रुपये, जिसमें 1800 रुपये गवर्नमेंट के पास जाएगा, 1000 रुपये संस्था के पास आएगा। यानी कि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि या कमी इनडायरेक्ट टैक्सेस से होती है। दूसरा सब्सिडी से भी होती है, दैट्स इट। तो अब मूल्यांकन करना है। तो कल मैं आपके सामने स्पष्ट कर चुका था कि हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसकी लागतें होती हैं। कल मैंने एक पार्ले जी का बिस्किट बनाया था और उसमें आपको बताया था कि भूमि, पूंजी, श्रम तथा उद्यमशीलता की जो लागत है, भूमि का किराया, पूंजी का ब्याज, उद्यमशीलता का लाभ तथा वेजेस जो कि मजदूरी है, जो कि मानव श्रम का लागत है, इन सब को मिला दे तो एक पार्ले जी का बिस्किट बन रहा है 4 रुपये। तो जब जीडीपी या एनडीपी की गणना या जीएनपी या एनएनपी की गणना उस कारक लागतों पर की जाती है, फैक्टर कॉस्ट पे की जाती है, तब हम कहते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और जब उस पार्ले जी बिस्किट, मान लो अभी मुझे बताइए कि वो जो पार्ले जी का बिस्किट 4 रुपये हमने बनाया था फैक्ट्री में, और मेरे हिसाब से 4 का ही बन रहा होगा, वो बाजार में आपको कितने का मिलता है? इसका उत्तर है 5 रुपये का। अब 4 प्लस समथिंग इक्वल टू 5, ये समथिंग क्या है? ये है 1 रुपया। ये 1 रुपया क्या है? ये है सब्सिडी तथा इनडायरेक्ट टैक्सेस का समायोजन। जब हम कारक लागत में मान लीजिए कि सब्सिडी 0 है, पार्ले जी बिस्किट पर गवर्नमेंट कोई भी सब्सिडी नहीं दे रही आपको, तो 4 रुपये पार्ले जी बिस्किट की कारक लागत प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 1 रुपया, ये हो गया 5, माइनस 0 रुपये सब्सिडी घटाएंगे, हो गया 5 रुपये। किसी ने मामा जी को कह दिया कि मामा जी पार्ले जी बिस्किट खाने से बच्चों में बहुत विकास होता है या कुपोषण खत्म हो जाता है वगैरह वगैरह। मामा जी ने कहा अब हर पार्ले जी बिस्किट पर 2 रुपये सब्सिडी, मतलब उस पार्ले जी बिस्किट पर 2 रुपया सरकार देगी कंपनी वालों को, आम लोगों को देने की आवश्यकता नहीं। तो हम क्या करेंगे, 4 रुपये फैक्टर कॉस्ट, टैक्स कितना? 1 रुपये, प्लस 1 रुपये टैक्स, कितना हो गया? 5 रुपये, माइनस 2 रुपये सब्सिडी। तो 4 प्लस 1 क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, माइनस 2 रुपये, ये क्या है? माइनस 2 रुपये है सब्सिडी। तो अब बताओ आपका मूल्य कितना हो गया पार्ले जी बिस्किट का? 4 और 1 5, 5 में से 2 गए, हो गया 3। अब बाजार मूल्य है 3 रुपये। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब कारक लागतों में इनडायरेक्ट टैक्सेस अर्थात अप्रत्यक्ष करो तथा सब्सिडी को समायोजित करना, समायोजित मतलब जोड़ना घटाना, इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ेंगे और सब्सिडी को घटाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? बाजार मूल्य। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मान लो कि किसी देश में एक ही पार्ले जी बिस्किट का उत्पादन, एक ही पैकेट के पार्ले जी बिस्किट का उत्पादन हुआ है, तो उस देश की जीडीपी कितनी हो गई? 4 रुपये। किस पर? कारक लागत पर। और मान लो कि सब्सिडी 0 रुपये है और इनडायरेक्ट टैक्सेस 1 रुपये, तो मुझे ये बताओ कि अब उसका बाजार मूल्य कितना हो गया है? 5 रुपये। तब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू 4 रुपये और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू 5 रुपये, सॉरी जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू 5 रुपये। कितने बच्चों को समझ में आया? चाहे जीडीपी हो, एनडीपी हो, जीएनपी हो या एनएनपी हो, इनको हम 2 तरीके से डालेंगे, पहला फैक्टर कॉस्ट पे और दूसरा हाँ जी मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बाजार मूल्य इक्वल टू कारक लागत प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी इक्वल टू बाजार मूल्य। फैक्टर कॉस्ट है, कारक लागत है,
किसी उत्पाद को तैयार करने की लागतें बाजार में जाने से पहले, जो कि फैक्ट्री में, जिसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। भूमि, पूंजी, श्रम तथा उद्यमशीलता की लागत को हम क्या कहेंगे? कारक लागत। भूमि की लागत किराया, पूंजी की लागत ब्याज, श्रम की लागत मजदूरी तथा उद्यमशीलता की लागत लाभ। तो लाभ, किराया, ब्याज तथा मजदूरी को जोड़ने के पश्चात जो उत्पाद का मूल्य तैयार होता है उसे हम कारक लागत बोलते हैं, जिसे हम साधन लागत भी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट को कैसे लिखना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जब किसी उत्पाद के मूल्य की गणना उत्पादन के कारकों भूमि, पूंजी, श्रम व उद्यमशीलता की लागतों अर्थात किराया, ब्याज, मजदूरी, लाभ को जोड़कर की जाती है, तब प्राप्त होने वाली लागत को हम उस उत्पाद की उत्पादन लागत कहते हैं। ठीक, बढ़िया। तो आगे बढ़े। एक फॉर्मूला यह लिखा हुआ है साधन लागत निकालने के लिए। बाजार मूल्य में से इंडायरेक्ट टैक्सेस घटा देंगे, सब्सिडी जोड़ देंगे, है ना। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। ठीक, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय, ये प्रश्न 3 नंबर पर आ सकता है। सब्सिडी को मिनिमाइज करते हैं ठीक है भाई, बिल्कुल। अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आपको बाजार मूल्य चाहिए, मार्केट प्राइस इक्वल टू, यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट था, बाजार मूल्य, अगर गणित पढ़ा है आपने तो बाजार मूल्य बराबर आएगा साधन लागत प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। कंफ्यूज नहीं होना है। बाजार मूल्य इधर ले जाओ, साधन लागत इधर ले आओ, तो अपने आप समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया? 4 रुपये का पार्ले जी बिस्किट, ध्यान रखो। सब्सिडी अगर 2 रुपये है और टैक्सेस अगर 1 रुपये है तो टैक्स जुड़ेगा, साधन लागत में टैक्स जुड़ेगा और सब्सिडी घटेगी तो बाजार मूल्य आएगा। और अगर बाजार मूल्य से साधन लागत निकालनी है तो फिर टैक्स को घटाना पड़ेगा और सब्सिडी को जोड़ना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है अमोक तिवारी कि क्या निकालना चाह रहे हो। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय की संकल्पना को स्पष्ट करें, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। पढ़ के सुना रहा हूँ, एक बार देखो, आप पढ़ो स्क्रीन पर। जब राष्ट्रीय आय की गणना के संदर्भ में उत्पादन के कारकों की लागत हो, जैसे कि भूमि के लिए किराया, पूंजी के लिए ब्याज, श्रम के लिए मजदूरी और उद्यमशीलता के लिए लाभ को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाए तो इसे साधन लागत पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। When national income is calculated in terms of investment on the factors of production such as rent for land, interest for capital, wages for labor and profit for entrepreneurship, when all these factors are added to the national income, then it is called national income at factor cost। ठीक, सीधा मतलब है जब राष्ट्रीय आय की गणना आप कारक लागत मूल्यों पर करोगे तो प्राप्त होने वाला जो समंक है, जो डेटा है, वो कहा जाएगा साधन लागत पर, फैक्टर कॉस्ट पर या कारक लागत पर राष्ट्रीय आय, जब राष्ट्रीय आय की गणना इस पर करते हो। अब मैंने आपको बताया बाजार मूल्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न जो कि 3 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। तो कुछ देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको बाजार मूल्य निकालना है तो साधन लागत में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ना है और सब्सिडी को घटाना है। बाजार में पार्ले जी का बिस्किट 5 रुपये का मिल रहा है, इसका मतलब फैक्ट्री में कितना का बना? 4 रुपये का। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है? 1 रुपये। और सब्सिडी कितनी है? 0। तो आपको क्या मिल जाएगा? बाजार मूल्य। मान लो कि बाजार में पार्ले जी का बिस्किट 3 रुपये का मिल रहा है तो साधन लागत तो फिर भी 4 है, वहीं अप्रत्यक्ष कर 1 रुपया है, सब्सिडी कितनी दी गवर्नमेंट ने? 3 रुपये की। तो मामला हो जाएगा 2 रुपये की, तो मामला इस तरह से हो जाएगा 3 रुपये का। ठीक, कोई समस्या नहीं। 3 नंबर में यहाँ पूछा जा सकता है, लिख के दिया है। अगला, बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय की अवधारणा को समझाइए। सबको जाना है? हाँ, बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय की अवधारणा को समझाइए। अब इसका क्या मतलब है बेटा? अभी जैसे साधन लागत पर हमने राष्ट्रीय आय की गणना की, उसी तरह से बाजार मूल्य पर जब राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो हमें क्या करना है? राष्ट्रीय आय को आप जीडीपी मान लो, एनडीपी मान लो, जीएनपी मान लो या एनएनपी मान लो, उन सारी गणनाओं को किसके आधार पर करना है? मार्केट प्राइस पे। तो हम उस प्राप्त समंक को या डेटा को क्या कहेंगे? बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय। पढ़ के सुना रहा हूँ। जब राष्ट्रीय आय की गणना है तो बाजार मूल्यों को आधार बनाया जाता है, तो प्राप्त होने वाली आय को हम बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। When the cost of all products, goods and services is calculated for calculation of national income on the basis of market price, then it is known as
एज द नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस। ठीक है भैया, मार्केट प्राइस के लिए निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को में से अप्रत्यक्ष करों को जोड़ देंगे और सब्सिडी को घटा देंगे, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। अब मुझे ये बताओ, यहाँ तक मैंने जीडीपी बताई, एनडीपी बताई, जीएनपी बताई, एनएनपी बताई, फिर ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट्स को मैंने फैक्टर कॉस्ट पे बताया और फिर ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट को मैंने मार्केट प्राइस पे बताया। इस तरह से मैं आपके सामने 8 प्रकार की अवधारणा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बीच बीच में जो नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं वो भी बताओ। अब इसके बाद में ये अब तक कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो पूछिए, क्योंकि इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ वो अन्य महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आप एक किताबों में पढ़ते हैं, रटते हैं और समझते हैं। ठीक, प्रश्नों के उत्तर भी मैंने सामान्य से सामान्य भाषा में देने का प्रयास किया, वही भाषा जिससे मैं समझा रहा हूँ आपको। तो इससे क्या होगा, अच्छा ध्यान दीजिए, भाषा का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप सरल भाषा में भी उत्तर लिखेंगे तो कोई समस्या नहीं है। मशीन क्या है, 3 ध्यान है, तो हर एक वो चीज़ जो मनुष्य का काम आसान करे वो मशीन है। अगर इतना भी रख दोगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, उसके लिए पूरा रटने की जरूरत नहीं है। अब अगर मामला हो गया है तो अब हम क्या करेंगे, चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, मैं बता रहा हूँ, ये सुना होगा शब्द आपने, चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस। और दूसरा शब्द मिला होगा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय। 2 कॉन्सेप्ट और बताने वाला हूँ और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसके लिए मुझे एक उदाहरण चाहिए, वो उदाहरण मैं ले लेता हूँ, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आएगा, समझ में आएगा, एकदम फ्री हो जाओ। पहले तो ऐसे ऐसे दिमाग को घुमाओ, सिर चकराओ, तो उससे क्या होगा, रिफ्रेश हो जाएगा। F5 बटन दबाओ अपना दिमाग का। हालांकि अच्छी बात है कि पहली क्लास में ये सब पढ़ रहे हो ताकि सब हल्का हल्का लगे। 2-3 क्लास के बाद दिमाग बोलता है कि यार अब नहीं हो पाएगा, है ना। पर आप लोग तो अलग स्तर के लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, इतनी जल्दी समझ रहे हैं। इसका मतलब या तो सब समझ में आ रहा है या फिर समझ में आ रहा है, या तो सब समझ में आ गया मतलब जो पढ़ा है समझ में आ गया, या फिर ये समझ में आ गया कि आया नहीं आया पर रट लो, मास्टर ने क्वेश्चन आंसर लिख के दे दिए, तनाव नहीं रहना है। तो जो भी आपको समझ में आया हो, उम्मीद करता हूँ पहले वाला समझ में आया हो। दूसरा वाला समझ में आना बहुत बुरी बात है कि यार छोड़ो, समझ में नहीं आएगा, आगे बढ़ते हैं। देखो एक कहानी सुनाता हूँ मैं तुम लोगों को, बड़ा मज़ेदार कहानी। हो सकता है तुम्हें लगे कि यार सर हमारी कहानी सुना रहे। ठीक, कहानी ये है कि एक बेचारा रामलाल है। ठीक, रामलाल विवाह योग्य हो गया था सन 2010 में। वो उसकी इच्छा तो 2000 से ही थी जब वो 12वीं क्लास में था, पर उसने सोचा कि नहीं अभी थोड़ा रुक जाते हैं। तो रामलाल ने सोचा कि 12वीं से शादी आदि हो जाए तो बढ़िया है। परंतु वास्तविक रूप से उसकी शादी की उम्र हुई 2010 के लगभग। जब 2010 में रामलाल की शादी हुई तब लड़की वाले आए रामलाल को देखने और रामलाल से पूछा कि हे रामलाल बताओ क्या करते हो। तो रामलाल ने कहा कि सर महोदय, है ना, लड़की वालों को बोला कि मेरे पास कितनी भैंसें ले, 10 भैंसें ले लेते हैं। मेरे पास 10 भैंसें हैं और मैं 10 भैंसों का पालन करता हूँ और इस प्रकार से मेरी प्रत्येक भैंस प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है और 20 रुपये लीटर के हिसाब से मैं प्रतिदिन 2000 रुपये कमाता हूँ और महीने के 60,000 रुपये, और महीने के मैं 60,000 कमाता हूँ तो मैं पूरे साल के बारचंग बहुत 7,20,000 रुपये कमाता हूँ। ठीक, लड़के वालों ने सोचा कि अच्छी इनकम है रामलाल की, पर फिर भी थोड़ी कम है, थोड़ी ज़्यादा होती तो और अच्छी बात थी। कई छोरा कलेक्टर होता या तहसीलदार होता तो भले ही सैलरी कम आती पर ऊपर नीचे की कमाई ज़्यादा आती तो मज़ा आ जाता। तो जैसे तैसे रामलाल की शादी उस समय हुई नहीं। और वो जो लड़की थे सीता देवी के घर वाले, उन्होंने उस समय तो मना कर दिया और कहा कि अभी हम देखते हैं, जवाब देते हैं। परंतु जवाब देते देते 10 साल और निकल गए। अब बात आ गई 2021 की है, 2010 की। 2010 में, ठीक है, 2010 में फिर सीता देवी के लोग पहुँचे रामलाल के पास में। रामलाल का भी विवाह नहीं हुआ, सीता देवी का भी नहीं हुआ। फिर सीता देवी के घर वालों ने पूछा, हे रामलाल कितने कमाते हो? तो रामलाल ने कहा, क्या कहा कि अब मैं 1.5 लाख रुपए महीने कमाता हूँ। पहले मैं 60,000 रुपये महीने कमाता था, अब मैं 1.5 लाख रुपए प्रति महीने कमाता हूँ। इस हिसाब से आप समझ लीजिए मैं साल भर का कितना कमाता हूँ। बताइए रामलाल अगर
महीने का 1.5 लाख कमाता है तो साल का कितना कमा रहा है? पहले वो महीने का 60,000 कमाता था तो साल का 7,20,000 कमाता था। अब कितना कमाता है? कैलकुलेशन हुआ, 18 लाख हो गया। तो पैकेज कैसा है रामलाल का? बढ़िया है, शानदार। तो फिर भी किसी ने पूछ लिया, आप ही जैसा कोई रहा होगा, जो कि यार रामलाल ये बताओ तुम्हारे पास भैंसें कितनी है अभी भी? जो कि सर 10 ही है। मैंने कहा अच्छा, और उत्पादन कितना है? जो सर हर भैंस अभी भी 10 लीटर दूध प्रतिदिन देती है, 100 लीटर उत्पादन है। ये बहुत अच्छे। तो ये उत्पादन तो 10 साल पहले भी था रामलाल का। बिल्कुल उत्पादन तो वही था सर, पर उस समय 20 रुपये लीटर दूध था और अब जो है वह 50 रुपये लीटर है। तो मैं पहले 6,000 रुपये प्रतिदिन कमाता था, अब मैं क्या है जो भी मतलब 2,000 प्रतिदिन कमाता था, तो अब मैं 5,000 रुपये प्रतिदिन कमाता हूँ। ऐसा ऐसा उसने बोला। तो जो इकोनॉमिक्स का आदमी था उसने कहा कि भाई तेरा प्रोडक्शन तो सेम है, बस ये जो मॉनेटरी वैल्यूएशन है इसमें गड़बड़ की है तुमने। नहीं सर मैंने तो कोई गड़बड़ नहीं की, मार्केट प्राइस बताया आपको मैंने कुल उत्पादन नहीं बताया आपको। कुल उत्पादन तो 100 लीटर प्रतिदिन अभी भी है। अब रामलाल की जगह रिप्लेस कर दो भारतीय अर्थव्यवस्था को। सोचो, अगर कोई देश की अर्थव्यवस्था प्रतिदिन 100 लीटर दूध का उत्पादन कर रही हो और 10 साल बाद भी उतने उत्पादन कर रहे हो, परंतु ये जो मूल्य वृद्धि है जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, महंगाई डायन बोलते हैं, कहते हैं ना कि सैया जी तो बहुते कमात है पर महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो ये जो पैसा वाला कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन, उसमें इन्फ्लेशन का लोचा है, जिसके कारण कभी कभी किसी देश में वास्तविक उत्पादन तो नहीं बढ़ता किंतु उसके मूल्य में वृद्धि के कारण ऐसा लगता है कि बहुत कमा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि रामलाल के केस में हुआ था कि उसी उत्पादन पे 2010 में तो उसका विवाह नहीं हुआ, परंतु 2020 में विवाह हो गया। ये वैसा हो सकता है कि भैया हमारी इनकम जो है वह बाजार मूल्य कम होने के कारण कम दिखाई दे, परंतु बाजार मूल्य बढ़ने के कारण अचानक बढ़ती हुई नजर आए थे। परंतु ध्यान दीजिए, अगर दूध के मूल्य में इतनी वृद्धि हुई है तो दूसरी वस्तु और सेवाओं के मूल्य में भी तो वृद्धि हुई होगी। औसत वृद्धि है, बस यही समझना है। तो जब बाजार के करंट मूल्य, बाजार में ही प्राइस देखेंगे और उसके करंट प्राइस देखेंगे। अब हम बाजार मूल्य की बात कर रहे हैं, साधन लागत की बात नहीं कर रहे हैं। हम बाजार मूल्य को 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका है अभी क्या मूल्य है रामलाल बताओ दूध का मूल्य 50 रुपये लीटर, प्रतिदिन कितना कमाते हो 5,000 रुपये, वगैरह वगैरह वगैरह। ये है करंट प्राइस। परंतु इससे दिक्कत क्या होती है कि पिछले 10 साल में हमारा प्रोडक्शन कितना बढ़ा, इसको लेके बड़ी समस्या हो जाएगी। क्योंकि 10 साल पहले 2010 में जो करंट प्राइस था वो दूध का था 20 रुपये प्रति लीटर और अभी ये 50 रुपये लीटर, 30 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हो गई। तो इससे भ्रम ये हो सकता है कि उत्पादन 2.5 गुना बढ़ गया हो। जैसे इनकम 2.5 गुना बढ़ गई वैसे हो सकता है उत्पादन भी बढ़ गया हो, तो उत्तर है नहीं। ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्री क्या करते हैं, एक आधार वर्ष, एक बेस ईयर को चुनते हैं। बेस ईयर को कैसे चुनते हैं वो? कोई भी ऐसा वर्ष जो सामान्य दृष्टिकोण से सामान्य रहा हो, मतलब कोई कोविड ना आया हो, कोई भूकंप ना आया हो, ना कोई सुनामी आई हो, ना ही रुपये के मूल्य में बहुत कमी हुई हो, ना कोई बहुत ज़्यादा अनपेक्षित लाभ हुआ हो, ना कोई बहुत नुकसान हुआ हो, ना कोई लड़ाई झगड़े हुए हो। बस अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है इन सारे आधारों पर, तो हम क्या करते हैं, उस आधार वर्ष को चुनते हैं और उस आधार वर्ष के मूल्य पर ही गणना कर लेते हैं। जैसे CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने तय किया है कि अभी वर्तमान में जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो आधार वर्ष के रूप में 2011-12 के मूल्यों को लेके चले। इससे पहले वर्ष 2003-4 के मूल्यों को लेके चल रहे थे। हर दशक में हम अपना बेस ईयर चेंज कर लेते। तो 2011-12 में पूछा, बता रामलाल 2011-12 में तेरी इनकम चेक करते हैं, ठीक है? रामलाल का हो साहब कर लो। तो क्योंकि 2010 में कितना उत्पादन था, जो कि सर 100 लीटर प्रतिदिन। 2011-12 का मूल्य है 25 रुपये लीटर प्रतिदिन, 25 रुपये लीटर दूध का मूल्य है प्रति लीटर। तो रामलाल से कहा कि रामलाल 2010 में तेरी इनकम स्थिर मूल्य पर हो गई 2,500 रुपये प्रतिदिन। अब 2021 में बता तेरा प्रोडक्शन जो कि सर 100 लीटर है। तो देखिए हम तो करंट प्राइस पे नहीं, हम तो स्थिर मूल्यों पर, कांस्टेंट प्राइस पर चेक करेंगे और हमें पता लग जाएगा कि तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, किसी देश का प्रोडक्शन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो 2021 में भले ही
चालू मूल्य 50 रुपये प्रति लीटर हो, परंतु हम 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर काउंट करेंगे 25 रुपये प्रति लीटर। और इस तरह से रामलाल की इनकम 2010 में भी 2500 रुपये प्रतिदिन थी और 2021 में भी 2500 रुपये प्रतिदिन आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि हमने स्थिर मूल्यों पर काउंट कर लिया। इस तरह से बच्चों अगर राष्ट्रीय आय की गणना करते हो तो एक गणना हो जाती है चालू मूल्यों पर, जिसमें इन्फ्लेशन के प्रभाव या मुद्रास्फीति के प्रभाव शामिल होते हैं। वहीं दूसरा एक और कैलकुलेशन है जिसके अंतर्गत हम किसी बेस ईयर के मूल्यों को चुन लेते हैं। ये काम CSO करता है और उसके आधार पर गणना होती है। तो हर बार जब भी इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट आता है, वहाँ पर आप देखते हैं नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस या नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? कांस्टेंट प्राइस तथा करंट प्राइस। हाँ भैया, रामलाल की कहानी कितने लोगों को समझ में आई? कहानी तो समझ में आ गई होगी। अब ये देख लो, लिखेंगे कैसे? ये तो कहानी समझ में आई, लिखेंगे कैसे? कांस्टेंट प्राइस की अवधारणा को समझाइए। 3 नंबर में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय आय की गणना मौद्रिक रूप से की जाती है, मौद्रिक रूप मतलब मुद्रा के रूप में, तथा वर्तमान में समस्त प्रकार की मुद्राएं मुद्रास्फीतिक प्रभाव अर्थात इन्फ्लेशन इफेक्ट से युक्त होती हैं, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय की गणना में मौद्रिक बढ़ोतरी दिखाई देती है, किंतु वास्तविक उत्पादन उस अनुरूप हो सकता है कि ना हुआ हो। अतः एक भ्रम की स्थिति दूर होती है। इस भ्रम को दूर करने हेतु मुद्रास्फीति को दूर कर स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, जिसके लिए आधार वर्ष का चयन किया जाता है और उसी आधार वर्ष के मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और इस तरह से जब प्राप्त होगा तो हम उसको कहेंगे स्थिर मूल्यों पर या कांस्टेंट प्राइस पर राष्ट्रीय आय। अब ये तो कथा कहानी हो गई। लिखना कैसे? लिखेंगे ऐसे, ध्यान रखो। ये जो 2 स्लाइड्स थी ये तो कथा कहानी है। उत्तर आपको इस तीसरी स्लाइड में मिलेगा। राष्ट्रीय आय का आकलन किसी एक आधार वर्ष को मानकर किया जाता है तो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। इसका उद्देश्य महंगाई या मुद्रास्फीति के प्रभाव को समाप्त करना होता है। जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी समझाया है कांस्टेंट प्राइस तथा करंट प्राइस का, ये समझ में आ गया क्या? अगर ये समझ में आ गया तो आप कुछ प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। जैसे कि एक प्रश्न आपके सामने है, चालू मूल्य पर राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को समझा दीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एट द करंट प्राइस। वही रामलाल की आय का गणना कैसे करेंगे? 2021 में है तो 50 रुपये लीटर और 2010 में है तो 20 रुपये लीटर। जब राष्ट्रीय आय की गणना मौद्रिक रूप में की जाती है तथा वर्तमान में समस्त प्रकार की मुद्राएं, ये वही कथा कहानियां हैं। उत्तर आपको आगे मिलेगा। जब राष्ट्रीय आय की गणना वस्तु और सेवाओं के वर्तमान बाजार मूल्यों पर की जाती है तो इसे चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की गणना में मुद्रास्फीतिक प्रभाव तथा सब्सिडी के प्रभाव शामिल होते हैं, क्योंकि सब्सिडी अगर देंगे तो करंट प्राइस घटेंगे और अगर मुद्रा का मूल्य घट रहा है, वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है तो क्या होगा? महंगाई आएगी। और क्या है? हाँ जी, ये जीवीए तो मैं कल ही समझाऊंगा। यहाँ तक जितनी भी बातें मैंने समझाई और जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो भी बताया। मुझे बस ये बताओ समझ में आया? फिर से कह रहा हूँ, अगर कल की क्लास में नहीं थे तो आज की क्लास समझ में नहीं आएगी, और आज की क्लास समझनी है तो कल की क्लास ज़रूर देखें। और किसी को कुछ भी दिमाग में लोचा बचा हो तो कल की और आज की क्लास दोनों देखें। आगे मैं जीवीए बताऊंगा और जीवीए के बाद में इस टॉपिक से संबंधित 2 और क्लास के बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो कल हम लोग देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? नेशनल इनकम क्या होती है, उसके बाद में जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है। 4 का फिर हमने किया 8 का फिर किया 16 के बाद में हम करेंगे 17 और 17 पे है खतरा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है जीवीए और इसी ने बहुत सिर फुटबॉल कर रखी है लोगों के या बच्चों के दिमाग में। तो अगर आपकी अनुमति हो तो आज की क्लास यहीं रोकें हम लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैं आपको सूचित कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स खत्म होगा, एथिक्स शुरू होगा और दूसरी क्लास हिस्ट्री की शुरू होगी। थैंक यू वेरी मच।